प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी अधिवक्ता साथी दो तीन महत्वपूर्ण खबरों से परिचित होंगे। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ने के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह चीज़ स्पष्ट कर दी है कि किन लोगों के फॉर्म में कोई आपत्ति नहीं पाई गई है। 4,553 ऐसे कुछ लमसम संख्या है। 4,500 कैंडिडेट्स को वैलिड माना गया है आगामी परीक्षाओं के लिए। माननीय उच्च न्यायालय अपने उस नोटिस में ये कन्फर्म नहीं करता कि वो प्रारंभिक परीक्षा लेगा या नहीं। प्रिलिमिनरी डेट मेंशन नहीं है। हालांकि जो प्रमाणिक सत्य मौजूद है उसमें 2-3 स्टेट के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। इसी अपने स्टेट में जब 2007 में प्रीलिम्स नहीं हुआ करता था, डायरेक्ट मेंस में एचजेएस के एग्ज़ाम्स होते थे 2007 तक, सन 75 से लेके 2007 तक। क्या माननीय उच्च न्यायालय इस स्थिति में है, इतनी तैयारी है तो उससे संदर्भित कोई सूचना है, या दूसरी बात जो झारखंड और छत्तीसगढ़ से देखने को मिलती है? मेरे हिसाब से 2020 की जो अपडेट मुझे मिली छत्तीसगढ़ की खासकर, उसमें लगभग 3,500 के आसपास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन दिया कुछ सैकड़ों ने ही। भरने को तो भर दिया लेकिन गए नहीं। इस बार भी छत्तीसगढ़ एचजेएस भरी जा रही है। तमाम लोगों के सामने धर्म संकट है, भरें कि ना भरें। यूपी एचजेएस में इतना बड़ा सिलेबस है, हर चीज़ रहस्य से भरी हुई रहती है। उसके 24 घंटे पहले, क्योंकि मैं वीडियो बनाया नहीं तो आप लोगों से वो बातें शेयर नहीं की, लेकिन हमने अपने ग्रुप में ये शेयर किया था कि संभव है कि आप लोगों का वेरिफिकेशन जो स्क्रूटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है चल रहा है, और उसमें हज़ारों लोग डिसक्वालीफाई किए जा रहे हैं। एक अपना मैस्मेरिज्म मैंने शेयर किया और वो सत्य हो गया, 24 घंटे में लगभग सत्य हो गया। आज बात इसी मुद्दे पे होगी कि इन परिस्थितियों में क्या हमें छत्तीसगढ़ एचजेएस का एग्ज़ाम देना चाहिए, अगर फोकस करके आप यूपी एचजेएस पढ़ रहे हैं तो, या अपनी किस्मत को इस एज पर आकर भी आजमाना चाहिए। तो इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप इसके पहले, यानी अगर इस सेशन के आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, बिहार एचजेएस देकर आए हैं, मेंस प्री नहीं, उत्तराखंड भी आपने अप्लाई कर रखा है, भले 4 सीटें, ऐसे कैंडिडेट जो हर जगह प्री क्वालिफाई कर ही लेते हैं, और ये 2 स्टेट छत्तीसगढ़ और झारखंड डायरेक्ट मेंस होता है, तो यहाँ की एलिजिबिलिटी ये है, क्या इसके पहले आपने इंटरव्यू फेस किया है? अगर किया है तो आपको आजमाइश ज़रूर करनी चाहिए, और अगर नहीं किया है तो केवल जोर आजमाइश करने के लिए अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए, ज़्यादातर प्रतियोगी वज्र परिस्थितियों के बीच में होते हैं। उच्चतर न्यायिक सेवा हो या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से निकाली गई कोई भर्ती हो, एज काफ़ी कंप्लीट हो जाती है तब आदमी इसमें चयन पाता है। वो मुश्किल अपने यूपी एचजेएस के साथ ज़बरदस्त है कि इतने बड़े सिलेबस में प्रीलिम्स की हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, कुछ संशय यह भी बना हुआ है। तो 3 मुद्दे को अगर ध्यान में रखें, एक तो ये कि 2007 में जैसे इन्होंने, अब ये तो डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि कितने लोगों ने डायरेक्ट मेंस लिखा था, लेकिन तब इतनी जागरूकता नहीं थी, इतनी भीड़ नहीं थी जैसा कि 2020 में
लगभग 9,000 के ऊपर फार्म प्रीलिम्स देने लोग गए थे, और उनमें जब सिलेक्शन हुआ तो 98 यानी 100 एक प्रकार से सीट समझ लें मोटा मोटी, और उसका 20 गुना यानी 2,000 1700 लगभग कैंडिडेट मेंस लिखे थे, और वो 1700 चुने गए थे 9,000 में से। उसकी मेरिट जो आई थी वो 70 के इर्द गिर्द जनरल की, 68 के 65 के इर्द गिर्द ओबीसी की, और 45 जनरल की, एससी की। इस बार अगर प्रारंभिक परीक्षा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद करवाता है तो जो 4,500 कैंडिडेट्स अनुमन्य हुए हैं कि ये एग्ज़ाम्स देंगे प्रारंभिक परीक्षा की, तो उस स्थिति में मेरा व्यक्तिगत मानना है कुछ मेरिट में डिफिशिएट 2 वजह से रहेगा। एक तो ऐसा मत समझना कि इतने कम में वो योग्य लोग जो 1700 थे नहीं हैं, 1700 के दूने फालतू हैं। जहाँ जैसे भीड़ में ज़्यादा लोग छट जाते हैं, भीड़ ज़्यादा आई तो भीड़ आई तो लेकिन कम आ पाई। क्यों? इतनी प्रक्रिया कर दिया था हाई कोर्ट ने। तो ये आपके दिमाग से उतर जाना चाहिए कि योग्य लोग नहीं हैं। योग्य लोग ने एड़ी से चोटी का जोर लगा के फार्म भरा है, और जो 1700 2020 में मेंस लगभग लिखे थे वैसे कैंडिडेट सब के सब इसमें फॉर्म भरे हैं। हाँ, वो बात अलग है कोई ऐसा कैंडिडेट मेंस लिखा हो जो इस बार ओवर एज हो गया हो, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। आप लोग ये मान के चलें, मैं 2-3 मुद्दों पे बड़ी लंबी अपने आपस में कसमकस भरी बातों से मैंने निष्कर्ष निकाला कि जो नियमावली में इनका नियम है कि अगर 1000 से ज़्यादा फार्म आएगा, मैं यहीं आके अंतिम निष्कर्ष पे आ रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा फार्म अगर आ जाएगा तो हम प्रीलिम्स करवाएंगे, अन्यथा हम डायरेक्ट मेंस करवाएंगे। जैसा कि ये पूर्व में सिलेबस के संदर्भ में कही गई बातों से मुकर जाते हैं। हर बार इनका जिगजैग पेपर आता है। आप 2014 का एचजीएस मेंस का उठा के देखें, सीपीसी, संविधान और कॉन्ट्रैक्ट के मल्टीपल क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इन्होंने मेंस में पूछे हैं। 2020 एचजीएस में बगैर किसी कारण के, बगैर कोई सूचना दिए 18 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन इन्होंने इंग्लिश, इडियम्स, फ्रेजेस, साइंस, एरर्स, ये सब चीज़ें पूछी, टिपिकल इंग्लिश। तो ये जो तय नहीं है कुछ, और स्टेट ऐसा नहीं करते। मध्य प्रदेश हो प्रीलिम्स लेता है, बिहार ही लेता है। जैसे देखिए आपका पेपर सिमिलर था, बिल्कुल आसान पेपर दिया, लेकिन ऐसा थोड़े था कि किसी सेगमेंट से उसने क्वेश्चन ही नहीं पूछे, चाहे प्री हो या मेंस, आसान पेपर उन्होंने बनाया, लेकिन पूछा नियमबद्ध तरीके से। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का 2020 से कोई नियम कानून नहीं है, इसलिए कुछ कह पाना फाइनली मुश्किल है जब तक आपको सामने नोटिस में यह न दिख जाए हाँ प्रारंभिक परीक्षा होगी। अभी भी मेरे पास 4 ऐसे अधिवक्ता साथियों का अलग अलग जगहों से फ़ोन आया जिनका फार्म रिजेक्ट हो गया, और वो हमसे रेमेडी के बारे में पूछ रहे थे, सर क्या कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो ऐसे अन्य अधिवक्ता साथी सुन रहे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, वजह कुछ भी हो, हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट आए कि जिन्होंने वो 30 वकालतनामा को एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर भी वो उनको अंदर किया गया है। हमारे पास ऐसे भी अधिवक्ता आए कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, नो भर दिया था और फॉर्म रिजेक्ट है। तो किसके पे ऊपर क्या इनायत हुई है ये तो तब पता चलेगा जब रिजेक्शन लिस्ट आ जाए। तो मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ कि 72 घंटे के अंदर, आज सैटरडे है और आज 17 अगस्त है, ऐसे में मैं ये मान के चल रहा हूँ मंडे ट्यूसडे तक निश्चित तौर पर वो लिस्ट जाहिर करेंगे, क्योंकि लीगल यानी कानूनी बाध्यता है, और कानूनी बाध्यता को माननीय उच्च न्यायालय स्वयं से ओवररूल नहीं करेगा। ऐसे ही कानूनी बाध्यता में वह भी है कि अगर 1000 फार्म से ज़्यादा आया तो हम प्रीलिम्स करवाएंगे, यानी अपने कहे गए वचन से
उसी नोटिफिकेशन में, सेम विज्ञापन में वो दो बातें नहीं कर सकते। अगर इस नोटिफिकेशन के लिए नियमावली में बात उपबंधित है, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो हम लोग बिंदास माइंड से यही सोच के चलें। हमारे पास कुछ अधिवक्ता बहनों का भी फ़ोन आया कि सर मेंस पढ़ें या रोकें। हमने उनको तो इमीडिएट यही कहा कि आप रोक के प्री पढ़ें, क्योंकि मान लीजिए एग्ज़ाम सितंबर लास्ट, अक्टूबर, नवंबर कभी भी हो, तो इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ तो ठीक ठाक पढ़ लें। अभी थोड़ी देर में हम स्ट्रेटजी पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बात को तसल्ली पूर्वक समझ लें कि जो कानूनी बाध्यता है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी, एचजीएस सेल के समक्ष भी, वो उसको ओवर रूल नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने बनाए गए नियम में के तथागत अंतर्गत निश्चित तौर पर प्रारंभिक परीक्षा होनी चाहिए। अगर इसके विरुद्ध, जैसा कि इन्होंने 2020 में क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल दिए आपको, कुछ वैसा कुछ आकस्मिक कर रहे हैं, तो उस आकस्मिक के बारे में भी सूचना देनी चाहिए कि आप लोगों की परीक्षा डायरेक्ट मेंस फलातिथि से फलातिथि तक संपन्न होगी। लेकिन अंततः मेरा निष्कर्ष, कानून के सम्मत शनिवार का दिन है आज, और आज के क्रमांक में 8 आता है। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से परसों वाले वीडियो में जो एक हताशा शेयर किया कि उम्मीद बहुत थी, 8वें महीने से उम्मीद बहुत थी, असल में आधा महीना निकल गया, 15 अगस्त, और कुछ भी सुकून का सुनने को मिला नहीं। बांग्लादेश की घटना ने कोढ़ में खाज का कार्य किया, विषाद पैदा किया, वक्त जाया किया, इमोशन जगे, बेवजह ऊर्जा नष्ट हुई, संताप भी घेरा। मैं आपसे कहूँगा कि 16-17 अगस्त, 16 अगस्त यानी जैसे ही पाक्षिक घटनाक्रम पूरा हुआ और 10वीं लगी, तुरंत एक्शन नेचर ने लिया और एकाएक एक ही दिन पे 3 महत्वपूर्ण खबर आई। पहला, जो हमने आपको बताया, आप लोगों ने राहत की सांस ली होगी कि हमारा नंबर, हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं है, हमको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अनुमन्य करता है, आहर घोषित करता है प्रथम परीक्षा के लिए। ऐसे ही करीब 4 साल से जंग लड़ रहे, 4 साल से 2020 से 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए, उसमें ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को की जगह पर जनरल कैटेगरी के बच्चों को भर दिया गया, और इसका खामियाजा भाजपा को इलेक्शन में भी उठाना पड़ा। वो बच्चे जिनका हक बनता था, उन्होंने केस किया, वो लड़े, फैसला सुरक्षित था। आज की डेट में यानी 16 अगस्त की डेट में ही फैसला आया डबल बेंच का, और पूरी वैकेंसी जिसमें लोग मास्टर बने, मास्टर की नौकरी कर रहे, कई साल से, लगभग 3 साल से वेतन उठा रहे, उनकी नौकरी पर छुरी लटक गई। अब ये उनके लिए तो बहुत पीड़ादायक है, लेकिन जो वास्तव में उस पर होने लायक हैं, आप देखिए शनि भगवान का न्याय तो देखिए। 2020 का मैटर है जब कोरोना चरम पे था, और 24 में अगस्त लग गया महाराज निर्णय आते आते। मुझे याद है मास्टर की भर्ती के सारे बच्चे लखनऊ में बहुत बुरा, बहुत करुण आंदोलन चला रहे थे, कोई उनको सुन नहीं रहा था। विपक्ष के नेता थोड़ा बहुत सहयोग करते थे, सत्ता पक्ष से कहते भी थे, तो सत्ता पक्ष ये कह के पल्ला झाड़ लेता था कि भैया मामला न्यायालय के विचाराधीन है, हम क्या बोलें। मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल। आप इस चीज़ को जूनियर डिवीज़न और वेटिंग लिस्ट के निर्णय के संदर्भ में भी देखें। जो 28 अगस्त को तारीख लगी है, कौन पता, मैं यही तो कह रहा हूँ, सब लोगों ने छाप दिया कि 5 को अंदर करेगा, 4 को बाहर करेगा, फलाना ढिमका, पेपर में आ गया, कमीशन रिपोर्ट भी लगा चुका है। अब 28 अगस्त यानी इसी महीने में, 8वें महीने में ही 2 दिन पहले अगर कोई इस तरीके का जजमेंट आ गया, तो कौन पता भैया जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम भी ऐसे खटाई में पड़ जाए, बड़ी बड़ी समस्या हो सकती है।
लेकिन उन बच्चों को तो बहुत राहत मिलेगी जो इंतज़ार ये इस बात के कर रहे हैं कि हम करप्शन के शिकार हो गए और हमको दोबारा एग्ज़ाम देने को मिल जाए। मैं एक बात कह रहा हूँ, सुकून भरी खबर दो, और तीसरी इस पॉइंट को जोड़कर मैं कह रहा हूँ, संभावनाएं यूपी जूनियर डिवीज़न के डबल बेंच के फैसले पर भी कुछ इस कदर पनपती हैं। ये भी सुकूनदायक है। हम ये भी कहते हैं कि अगर वो बच्चे जो उसमें याचिका डालकर लड़ रहे हैं और उनके वाजिब तर्क हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो मिनिमम से मिनिमम कम से कम वो जो याची हैं उनको सक्सेस मिल जाए तो भी समझ लेते हैं कुछ न्याय हुआ और आप लोगों की वैकेंसी आने का रास्ता साफ हो जाए। ये जो लोचा चल रहा है लंबे समय से, इससे आप लोग निजात पा जाए। इसके संकेत अगस्त दे रहा है। हमें ऐसे लगता है कि 15 दिन जो करुण रहा, उसके बाद 16वें से ही जैसे यू टर्न लिया है, जैसे इसी महीने में ये भी कंफर्म हो सकता है कि एचजेएस अपना प्री यूपी का कब लेगा, वो डेट आ जाए। ये तीसरी खबर हो जाएगी। आपको यह भी सूचना मिल जाएगी कि अगर प्रारंभिक परीक्षा होगी तो कितने दिन का अंतर होगा, और अगर बाई द वे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय यह निर्णय ले ले, कोई बात नहीं, हम इतना सारे बच्चों का मेंस ही करवा देते हैं, मुझे प्री करवाने की ज़रूरत नहीं, मैं कॉपी चेक करवा लूँगा, ऐसा अगर कोई माइंडसेट है, ऐसा कोई विचार है, तो उसके लिए भी सूचना 30 क्रॉस नहीं करेगी। ये अपने सारे अधिवक्ता बंधु और बहन उन अधिवक्ताओं से कहना चाहूँगा जो खासकर यूपी एचजेएस पर केंद्रित हैं, नज़र गड़ाए रखें। वो बच्चे हताश निराश ना हों जो बाहर हो गए। वजह क्या है उसके बारे में आप तभी कुछ कर सकते हैं, रेमेडी हासिल कर सकते हैं, जब आपके पास रिसोर्सेज इस बात के हों कि लिखित में स्वीकार करे माननीय उच्च न्यायालय का हायर जुडिशरी सेल कि आप ही ने रिजेक्ट किया है, तो वजह क्या है। क्योंकि आपका ये फंडामेंटल राइट है परीक्षा में शामिल होना, उसको छीन नहीं सकते। समझ रहे हैं, किसी भी सम्मेलन का हिस्सा बनना मौलिक अधिकार है। परीक्षा क्या है, एक कम्युनिटी है, समूह में इतने बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें आपको भी शामिल होने का मौलिक अधिकार है। मैं ऐसे कह रहा हूँ, इस पॉइंट से आप जब लड़ेंगे रिट पिटीशन में कि आपको गलत ढंग से बाहर किया गया, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई इत्यादि, तो एक चांस तो बनता है, लेकिन सुनना आपको, आपकी सुनवाई उसी कोर्ट के सामने होनी है जो इस तरीके से आपको बाहर किया है। तो ये आपकी चुनौती है। इस पर मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कह देता हूँ कि अगर आप सब बाहर हैं और इच्छुक ये हैं कि आपकी विसंगति नहीं है, कुछ मनमानापन नज़र आता है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के हायर जुडिशरी सेल का, तो आप उसके खिलाफ बिल्कुल बेफिक्री से अपने संवाद वाद दायर कर सकते हैं और अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। ऐसा होगा भी। मैं यहाँ से बोलूँ चाहे ना बोलूँ, ये परीक्षा अधिवक्ताओं की है, सिविल की नहीं, सिविलियन कैंडिडेट नहीं है। तो अपने हक के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी को देखते हुए बच्चे जरूर केस करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा ही, ये तय मानिए। बशर्ते आपको ग्राउंड होना चाहिए कोई भी केस फाइल करने के पहले। वो ग्राउंड क्या है? अगर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिजेक्शन लिस्ट के बारे में तैयारी कर चुका है या कुछ कमियां रह गई हैं, वो रीजन बताने में कोई दिक्कत है, तो वो जब तक सूची आपके हाथ ना लग जाए तब तक आप पिटीशन की तरफ मत बढ़ें। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि त्रिशूल की तरह लटके, त्रिशंकु की तरह आप अगर अधगचरी जानकारी के साथ पहुंचेंगे कोर्ट में, तो जज साहब 1 सेकंड नहीं लगाते। हर व्यक्ति से ये नहीं कहते जाओ पढ़ के आओ, तुम्हारा केस वापस कर देंगे, नहीं, खारिज कर देंगे। और जब खारिज कर देंगे तो आप जानते हैं सेम मुद्दे पर दोबारा मैटर नहीं सुना जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप गंभीरता से इस स्थिति में भी ये मानते हुए कि प्रारंभिक परीक्षा होगी और जो 60 से ऊपर आपके सिलेबस में चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, उससे घबराएं नहीं, स्थिर हो जाएं। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे। अभी हाल ही में बिहार एचजेएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ और जो कट ऑफ आई 230 नंबर,
उसको पाने के लिए ऐसे लड़के भी सेलेक्ट हुए जो रेगुलरली सीरियसली तैयारी करते हैं, लेकिन वो सबके सब स्वीकार करते हैं सर ये स्पेशल किताब लेके किसी दिन नहीं बैठा था। इससे ये साबित होता है कि जो जुरे जंग की तरह अपनी ज़िंदगी में आप प्रैक्टिस करते हुए, गृहस्थी संभालते हुए, घर परिवार संभालते हुए, बाल बच्चे संभालते हुए, जो कुछ आपने ज़िंदगी भर पढ़ा है उसका सारे का सारी परीक्षा चिन्हित करवाती है। और इत्तेफाक अच्छा है यूपी हायर जुडिशरी में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अगर ट्रैकल करेंगे तो नंबर सिर्फ आपका वही नुकसान जाएगा जो आप गलत कर देंगे। अन्यथा चाहे जितना ऐसा संजोग भिड़ सकता है कि 100 क्वेश्चन में किसी का 10 क्वेश्चन लक से सही हो जाए, ऐसा हो सकता है 4-5 क्वेश्चन सही हो जाए, मतलब जो जनरली सिलेक्शन नहीं पाता वो भी पा जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि माइनस मार्किंग, अगर माइनस मार्किंग होती तो यूं ही सही करने पर गलत करने का दंड ये होता कि सही वाले में से भी एक नंबर काट लेती, 1/3 नंबर कट जाता। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटजिकल पॉइंट से अगर कहूँ आपको तो ये इतना ज़रूर ध्यान दें कि अब तक के सिलेबस पर कमांड रखें। जो नए जुड़े हैं उसमें आप इस पर फोकस हो जाएं कि जो थोड़ा सा थिक हैं, यानी जिनके प्रोविज़न ज़्यादा हैं, उन पर ज़्यादा फोकस हो। ये हमेशा ध्यान रखें, इतने सारे एक्ट में से मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा कहता है 20 से 25 एक्ट ऐसे हो सकते हैं, ये आपको सुनने में अजीब लगेगा, 20 से 25 एक्ट ऐसे हो सकते हैं जिससे एक भी सवाल नहीं पूछेगा। जबकि रीजनेबल क्या है भाई, जब सिलेबस में रखे हो तो हर सिलेबस से पूछिए। हाई कोर्ट आपका दामाद नहीं है। माननीय न्यायमूर्तिगण जो इस मेथड से परीक्षा लेना चाहते हैं वो अपने स्वतंत्र अधिकार के प्रति बेहद सतर्क हैं और गोपनीयता के प्रति भी। तो वो क्या करेंगे, कैसे करवाएंगे, उस पर ना तो मेरा कोई गाइड दिशा निर्देश या एडवाइस देने का हक बनता है, ना मेरा अधिकार है। मैं एक सिंपल अधिवक्ता के हैसियत से, आप सारे अधिवक्ता बंधु चूँकि हमारी बातों को गंभीरता से सुनकर अनुकरण करते हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपसे कहेंगे कि अपनी ऊर्जा को सॉलिड जोन में फिक्स करें। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड जोन वही अब तक का जो सिलेबस था, कमांड, यानी जितने भी सवाल 30, 35, 40 इतने निश्चित आएंगे आपके पुराने सिलेबस से, इसमें से एक भी सवाल रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर रॉन्ग नहीं करेंगे तो आप लड़ाई में रहेंगे, और अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन को रॉन्ग किया तो इतने विशाल समुद्र रूपी सिलेबस में आपको डूबने से बचाने वाला कोई नहीं है। ये नोट कर लेना। तो सूत्र ये है कि पुराने पेपर्स जो आपने अभी तक फेस देखे हैं 20 तक, विधिवत देख के जाएं, और नए में जितना कर सकते हैं, मैंने ये भी इशारा किया, जो थिक है, मोटी है, जैसे जो मोटर व्हीकल एक्ट 1 से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1 या 2 क्वेश्चन, नेगोशिएबल सिंगल क्वेश्चन भी पूछ ले बड़ी बात है, SC ST 1 या 2। तो जो क्वेश्चन आप अपने स्टेट के अलावा, चूँकि HJS आप जो देता है कई स्टेट में देता है, तो अगर MP या बिहार दौड़ दौड़ के एग्ज़ाम दिया है तो ऑलरेडी वो प्रोविज़न इतना घुमा फिरा के पढ़ा होता है कि इमीडिएट वो ना भी पढ़ रहा हो तो सही कर लेता है। लेकिन जो ऐसे भी अधिवक्ता साथी बंधु बहन होंगे जो सिवाय यूपी का कोई एग्ज़ाम फेस नहीं करते, ना वो प्रश्न पत्र देखना पसंद करते हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि आप अनदर स्टेट में वो कॉमन पेपर जो यूपी में नए रूप से शामिल हैं उनके यहाँ पूछे गए सवालों को ज़रूर देखें। ऐसा हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपसे टकरा जाए। रही बात GS और इंग्लिश की, इसके लिए भी हम कहेंगे GS के पॉइंट से तो नहीं, GS के पॉइंट से 4 खबरों पर बहुत ध्यान रखें। खेल के मैदान से 2 सवाल या 1 सवाल हो सकता है, जो ओलंपिक अभी जस्ट हुआ है जिसमें भारत ने टोटल 6 कांस्य पदक जीते और 1 रजत। तो कुल मिलाकर के ये जो सिचुएशन है, टैली देख लीजिए,
किसने ज़्यादा, एक से ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, ये सब। ऐसे वर्ल्ड कप जो 2020 का भारत ने जीता, कहाँ हुआ, किस, तो यहाँ से एक या दो सवाल, एक एक सवाल मायने रखता है। आपका सही हो सकता है और निश्चित सही हो सकता है। हमसे जुड़े हुए जो अधिवक्ता साथी हैं, हमसे क्लासेज लेते हैं, मैं व्यक्तिगत उनको इन दोनों बिंदुओं पर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, और वो 91वीं और 92वीं क्लास होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 5 क्लास, इतना पर्याप्त है, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका जीएस की हो सकती की बार ना हो। 5 से 7 क्वेश्चन में ही सिमेट दे, बाकी ला करे। क्यों? क्योंकि ला का पोर्शन 25 के बजाय कितना हो गया, 61 हो गया है, यानी दूने से ज़्यादा बढ़ गया है। तो दूने से ज़्यादा प्रश्न भी बढ़ेगा, यानी जीएस का रेंज जैसे आपके मेंस में घट गया, 100 नंबर के बजाय केवल 50 नंबर में आ गया। यकीन से कह रहा हूँ, अभी तक ये 12 से 15 क्वेश्चन पूछते थे, अब ये 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेंगे जीएस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा करंट सार भर का सिविल की तरह मत पढ़िए। उससे बेटर SC/ST एक्ट देख लीजिए, करप्शन देख लीजिए, नेगोशिएबल देख लीजिए, जुवेनाइल जस्टिस देख लीजिए। ये वो हैं कि अगर आप ईमानदारी से आज से जुट जाएं, बिल्कुल ना पढ़े हों, आज से जुट जाएं, और आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर के आसपास हो या 15 अक्टूबर के बाद कभी भी हो जाए, तो भी आप दौड़ में आ जाएंगे, और ये पॉसिबल है कि मेंस लिख दें। ये सिचुएशन है। इसी बीच में आप जानते हैं नवंबर में डेट फिक्स है, छत्तीसगढ़ HJS डायरेक्ट मेंस लेता है, और वहाँ मेंस जाने का एक अवसर बन रहा है। मैं शुरू में ही बता दिया किनको जाना चाहिए और किनको नहीं जाना चाहिए, इसलिए उस पर दोबारा बोलकर समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। आप सभी अधिवक्ता साथियों से यह मानते हुए, यह गुजारिश करते हुए कि हमारा भी समय बहुत कीमती है, हमने भी ये फॉर्म अप्लाई कर रखा है, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है। व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, कॉपी की क्वेरी हुई, क्लासेज हुए, पढ़ने का अपने आप को समय निकालना बहुत दुरूसा है। तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी इस बात के लिए हूँ कि बहुत लंबा वीडियो अब नहीं बनाऊँगा। ये आज की बात महत्वपूर्ण थी, जिसमें जो कंडीशन उभरा है उसके तर्कतः, संगतता, विसंगतता, जो भी संभव हो सकता है, सब पे हमने चर्चा कर ली, और आने वाले समय को आशा भरी दृष्टि से देखने की अपील करते हुए, अगर आप इसका प्रीलिम्स देने के लिए आहर घोषित हैं, तो आप के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको ही उसे भुनाना है। आपकी बुद्धि क्षमता और आपकी लेखन क्षमता ही उसमें सहयोगी होगी, और दूसरा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भले सहयोगी हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी नहीं हो सकता। तो ये जो अवसर आपको अगर मिल गया है, यानी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसको आप इसी सूझबूझ, इसी गणित से, जो हमने बताया कि कैसे इतने बड़े सिलेबस को भी अपने ऊपर वार्डन नहीं बनने देना है, आप कहाँ से कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। और वहाँ निश्चित तौर पर ऐसा मत करना कि क्वेश्चन छोड़ के चले आना, उल्टा सीधा कुछ भी मार के आएंगे। तो 100 क्वेश्चन में अगर 2-4 भी तुक्के से सही हो गया, तो आपके वो ऐसा भी हो सकता है कि वो तुक्के वाले से ही आपका सिलेक्शन हो जाए पहली परीक्षा में। तुक्के से फाइनल तो नहीं होगा, लेकिन पहली परीक्षा हो सकती है, क्योंकि मेरिट थोड़ा सा डाउन रहेगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ 65 से 68 जनरल, 60 से 65 अभी भी, 60 से 65 OBC, और 45 से 50, जैसा कि आप जानते हैं 45% के नीचे एक नंबर भी अगर कोई 80 पाएगा तो सीट भले खाली रह जाए, उसको हाई कोर्ट सेलेक्ट नहीं करेगा। तो ये सब बातें ऑलरेडी आपको पता थी, लेकिन साइकोलॉजी को समझते हुए और तमाम प्रश्न का उत्तर यहीं से देने की कोशिश हमने की है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, 2-4 दिन। विधिक प्रक्रिया में जाएंगे तो आपके पास एविडेंस के क्या ग्राउंड हैं, ये सारी बातों पर ख्याल रखते हुए अपने डिसीजन लीजिए। छत्तीसगढ़ जाना किस अर्थ में ठीक है, चर्चा मैं कर दिया। मुझे लगता है कि इस वीडियो में हायर जुडिशरी को केंद्रित बातें हैं, तो जूनियर डिवीज़न और APO के बच्चे से मैं परसों वाली वीडियो में भी यही अपील किया था, आज फिर दोहरा देता हूँ। आप लोग भी अधीर ना हों, निश्चित तौर पर सही वक्त का इंतज़ार करें।
हो सकता है 17 यानी 16, 8 के नज़दीक आते आते अच्छा धमाल हुआ। कौन पता कि जो ये आने वाला जो है 25-26 तारीख को एक बार फिर कोई बड़ी चीज़ हो जाए, 26 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 26 का डिजिट जोड़ें तो 8 आता है। हम ये महत्वपूर्ण महसूस कर रहे हैं कि भले निराशा हाथ लगी, लेकिन इसी महीने में ये बहुत बड़ी खबर है। उनकी आत्मा से पूछिए जो बेचारे ये समझ नहीं पा रहे कि हमको क्यों बाहर किया। मैंने एक खामोशी महसूस की कि आदमी कितना मतलबी है। मुझे एक शख्स नहीं मिला जो आप लोगों से सहानुभूति रखता हो कि आप लोगों का फार्म कैसे रिजेक्ट हो गया। सब अपने, प्रतियोगिता इसी को कहते हैं, बड़ी क्रूर होती है ये। छल, प्रपंच, कपट, चालाकी, होशियारी, विद्वता, ये सारे का इस्तेमाल कुचक्र का करके व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफल और सुफल होने में अंतर है। सफल होशियारी से हुआ जाता है। सुफल होने के लिए मैं भी चल, तू भी चल, ना हम तेरा चीटिंग करें ना तू मेरा चीटिंग कर, हैं, जो युद्ध की रणनीति कहती है। जैसे दुर्योधन के बारे में जो कथा आती है महाभारत में कि जब द्रोणाचार्य ने उससे मछली की आंख में तीर लगाने के लिए धनुष मार्ग पर प्रत्यंचा चलाने को दिया और पूछा, दुर्योधन तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? तो कहा, अजीब बेवकूफ़ हैं गुरु द्रोण, क्या नहीं दिखाई दे रहा है मुझे भाई? चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसका पंख दिखाई दे रहा है, पेड़ पालव दिखाई दे रहे हैं, वो पीछे आसमान दिखाई पड़ रहा है। कहे तुम रहने दो तीर चलाने को, बाकी आप कहानी जानते हैं। यही अंतिम निष्कर्ष, अंतिम बात में हमने कह दी। अगर इतने बड़े सिलेबस में कितने लोगों को हाई कोर्ट भरेगा, ये हाई कोर्ट जाने। किस स्तर पर भ्रष्टाचार इसमें रहेगा उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ये इच्छा रखते हैं कि इसी वैकेंसी में शायद आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको दुर्योधन होने से बचना है। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि अर्जुन होना है, अर्जुन की तरह आंख पे निशाना लगाना है। बस सिर्फ इतना कहूँगा, आपको दुर्योधन की तरह अनियंत्रित, बिल्कुल चतुर्दिक सड़क छाप, उथला होने से बचना है। डेप्थ में जाने के लिए इतने बड़े सिलेबस में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अनजाने में ही सही आपको, जानते हैं कैसे फंसा दिया है? जो अभिमन्यु आखिरी दरवाज़ा तोड़ना नहीं जानता था, वो बताते हैं, कथा आती है कि उत्तरा के गर्भ में वो था और अर्जुन उत्तरा को बता रहे थे चक्रव्यूह भेदन। 7वें में उसको नींद आ गई। उन्होंने बताया जरूर, लेकिन वो जब सो गई तो ये अंदर पेट में अभिमन्यु भी सो गया। तो अगर ऐसे आपकी किस्मत फूटी है तो ये जो माननीय उच्च न्यायालय की HJS वाली सेल वाली पीठ, कमेटी या जो भी इसमें इन्वॉल्व ऑफिसर हैं जुडिशियल, उन्होंने जो चक्रव्यूह रच के दिया है उसको भेद तभी पाएंगे जब सोए नहीं होंगे, जब आखिरी दरवाजे को तोड़ने का व्यूह चक्र जानते होंगे। अन्यथा वही होगा जो अभिमन्यु के साथ हुआ। ये प्रसंग भी मैं महाभारत से ही इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा रोचक प्रसंग है जो हर कोई अधिवक्ता साथी जिस एज में 35 साल अगर कंप्लीट कर गया है तो ये कहानी जरूर जानता होगा। इस चक्रव्यूह में तोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा अमोघ सूत्र देकर मैं आज का वीडियो पूरा करूँगा वह यही है कि सब कहते नहीं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इतना दे दिया है कि अगर सब साधने चलेंगे तो आप किसी में भी साध नहीं पाएंगे। ये महासूत्र है। और एक साधे मतलब लिमिटेड हो, ठोस हो, आप निकल जाएंगे। एक बार वीडियो बंद करने के पहले अंडरलाइन कर देने के लिए कह रहा हूँ कि इतने भारी सिलेबस में नए पुराने को मिलाएं तो 60 के ऊपर संख्या बनती है। लेकिन मेरा दिल कहता है 25 पुराना वाला, हद 5 या 7 नए वाला, बाकी सब हाई कोर्ट छोड़ देगा, वहाँ से सवाल नहीं बनाने वाला। मैं इस धारणा में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि हाई कोर्ट ईमानदारी से सारे एक्ट से सवाल देगा, नहीं। असल में
वो चाह कर भी दे नहीं सकता। बाकी देखते जाइए, ये बातें वहाँ गौड़ हो जाएंगी। अचानक आपको अगस्त में ये सूचना मिले कि प्रीलिम्स का कोई बवाले नहीं है, डायरेक्ट मेंस होगा। क्योंकि मैं इस संभावना को एक सिरे से खारिज नहीं करता, आधार उसके भी हैं, संकेत उसके भी मिलते हैं, इसलिए इसको इसलिए चर्चा में डाल दिया। ये बात तब उस समय सोचना जब ऐसी नोटिस आ जाए, अन्यथा आपके दिमाग में पैरेलल प्रतिबद्धता के साथ आज के डेट से ही प्री ओरिएंटेड माइंड सेट सबसे तैयारी करने की अनुग्रह हमारी समझिए, अपील समझिए, अनुरोध समझिए, आपसे रिक्वेस्ट समझिए कि आप अगर हमसे जुड़ गए हैं, चाहे सीरीज के माध्यम से, चाहे क्लास के माध्यम से, चाहे दोनों के माध्यम से, तो आप प्री ओरिएंटेड पढ़ाई अब शुरू करें, क्योंकि सलेबस बहुत बड़ा है। और पुराना सलेबस ही अगर ईमानदारी से आज से कवर करेंगे तो कम से कम मिनिमम 50 दिन चाहिए। क्या समझते हैं कि आपने जो 10 महीने पहले पढ़ के छोड़ दिया हो याद होगा? कन्फ्यूज हो जाएंगे, और वहाँ एग्ज़ाम में अगर ऐसे 10 कन्फ्यूजन हुआ तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये इसी व्यूह रचना को देखते हुए इतने सारे, जैसे एक और उक्ति ध्यान आई हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के प्रसंग जुड़ता है तो शायद याद आ गई, हम आपको सुना देते हैं। जब संजीवनी लेने जाते हैं तो सुखेन वैद्य ने बताया था कि वो दीपक की तरह प्रज्वलित होगी। सुनिए, आप जो संजीवनी बूटी हिमालय पे लेने जा रहे हैं वो दीपक की तरह प्रज्वलित होगी। रावण को ये चीज़ खबर लग गई कि सुखेन वैद्य ने ये लक्षण बताया है। रावण का पहुँच देखिए, हिमालय पर उस बूटी पर एक दो नहीं अनगिनत दीपक रखवा दिया कि हनुमान जी कंफ्यूज हो जाएं, भ्रम हो जाए उनको कि ये है कि वो है, यहाँ तो बहुत और हो जाता है। हनुमान जी समझ नहीं पाते कि संजीवनी यही है कि कोई और, लेकिन जब उस प्लेस पे उतर जाते हैं तो उनको ये लगता है इसी में से कहीं होगी, पूरा हिमालय ही। तो ऐसे तो आप हनुमान जी नहीं हो सकते, लेकिन ये सनद रहे कि आप भ्रम के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय की इस पीठ ने, इस सेल ने जो परीक्षा इस बार आयोजित की है 2023 करके, इसमें आपको संजीवनी चुनने की इतने भारी सिलेबस में से चुनने का चैलेंज दिया है। अगर संजीवनी चुन ले गए तो सिलेक्शन आपका है, और अगर नहीं चुन पाए तो सनद रहे प्री अगर होता है तो मेंस भी तो होगा। मेंस इससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। मेंस में भी ये कोई दायरा निश्चित नहीं है कि किससे पूछेंगे किससे नहीं पूछेंगे, इनका कुछ भी फिक्स नहीं है। इसलिए जब कुछ भी फिक्स नहीं होता तो एकदम जान जाइए, चौरस पर बिछाई गई शतरंज की बाजी भी फिक्स है, लेकिन उससे भी 2 कदम आगे अपना माननीय उच्च न्यायालय है। मैं एक बार अपने सभी अधिवक्ता साथियों को ये रिक्वेस्ट करते हुए कि हमारे द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डेट क्लियर होने के संकेत हैं, कन्फर्मेशन हो गया है फॉर्म का तो मैं रफ्तार बढ़ा दूंगा। अगर आप इसके बावजूद भी हमारे स्थिर चित्त से पढ़ाए जा रहे प्री और मेंस ओरिएंटेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, या जो कुछ हम सीरीज करवा पा रहे हैं, पूरे तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन मेरा यकीन है कि 35 से 40 तक हम पहुंच लेंगे। इतने से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके, एक बार नंबर फिर से सुन लें, 7705090393, इस पर व्हाट्सअप आप करेंगे तो आपको इन सारे कार्यक्रमों से जुड़ने के संदर्भ में हमारी बातचीत होगी। उस पर कॉलिंग नहीं होती, सिर्फ व्हाट्सअप होता है। आप उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हम कॉलिंग नंबर आपको देंगे, ठीक है। तो यही सब बातें थी। मुझे लगता है कि लगभग सारे मुद्दों पर अब निर्णय आपको करना है। ऐसे कि नहीं, कितना भी कोई पढ़ा दे, लिखना आपको है, ठीक है। चलने दीजिए, 40 मिनट होने जा रहे, पूरी एक क्लास हो जाती है। अब इतना हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमें इतना बोल देने के बाद हमारी ऊर्जा 40 मिनट यहाँ, 40 मिनट अपने क्लास में पूरी थक जाती है। उसके बाद मैं अपने आप को पढ़ने पढ़ाने के सामर्थ्य में नहीं रह जाता।
तो आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी लंबी वीडियो की अपेक्षा मत करना, लेकिन कोशिश ये रहेगी जो भी जटिलताएं, जो भी बीच में परिस्थितियां पैदा होंगी उच्च न्यायालय के द्वारा लिए गए निर्णय के चलते, उस पर हम चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे। ठीक है, कल फिर मिलने के वादे के साथ अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करते हुए कि अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अन्य सीरियस अधिवक्ता साथी जो एचजेएस, पीसीएसजे जूनियर डिवीज़न, एपीओ की तैयारी हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में करते हों, इस चैनल का लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़ें। चलते हैं, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।